नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे रेडियो धूम 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम 89.6 का खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपनी ही अंचल की किसी खास शख्सियत के साथ, और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजू अग्रवाल। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये हम सभी जानते हैं, आपको पूरा रायगढ़ जानता है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए करते हैं आज के हमारे गेस्ट का स्वागत डॉक्टर राजू अग्रवाल जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। रेडियो धूम का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जब भी हम आपकी बात करते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो एक छवि आती है डॉक्टर की, मगर हम जानते हैं कि इस पेशे के अलावा भी आप समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कहते हैं कि समाज सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। मगर सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप रायगढ़ में कब से हैं, कब से शुरुआत किए और कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में आए आप। मैं यहाँ पर अपने जन्म से ही हूँ। मेरा जन्म स्थल रायगढ़ है। इवन मेरे फादर का भी जन्म स्थल रायगढ़ रहा है। मैं यहाँ की एक बहुत ही पुरानी फैमिली जन नायक श्री राम कुमार अग्रवाल जी का पुत्र हूँ, जो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर रहे हैं एवं 4 टाइम विधायक के रूप में अपने आप को ख्याति प्राप्त किए हैं जी। उसके बाद उनके विधायकी के बाद वो लगातार एक्टिविस्ट रहे और समाज के हित में, किसानों के हित के लिए वो आखिरी दम तक लगातार संघर्ष करते रहे। मैं उस परिवार को बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी स्वर्गीय राम कुमार अग्रवाल जी को नमन। सर, आप एक डॉक्टर हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते हैं। दोनों पेशे अलग अलग हो जाते हैं, मतलब डॉक्टर के रूप में आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, उस समय समाज के लिए आप कैसे समय निकालते हैं? देखिए, मैं समाज सेवा जैसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। समाज सेवा नहीं होती, ये होता है अपना कर्तव्य निर्वहन जी। जो व्यक्ति भी यहाँ पर जन्म लिया है उसे जाना है, और इस बीच वो क्या समाज को दे के जाता है और किस प्रकार से अपने होने का अस्तित्व यह बता के जाता है कि मैं हूँ इस पृथ्वी में, मेरा जन्म हुआ है, यही महत्वपूर्ण होता है। और इसी तारतम्य में हर कोई अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है। मेरे द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वो मेरे अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए है, मेरे कर्तव्य है जिसे मैं पूरा करता हूँ। रही बात मेडिकल फील्ड और अदर फील्ड, तो दोनों का मकसद एक ही है। मेरा मकसद है कि सामने वाले को अपने कर्तव्य के द्वारा उन्हें राहत पहुंचाना, उन्हें कुछ देना जिससे कि वो राहत महसूस कर सके। यही मेरा कर्तव्य है। यह चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से हो या दूसरे कार्यों के माध्यम से हो, दोनों में बातें एक ही है। इसलिए मेरे लिए दोनों कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अलग अलग नहीं मानता मैं। क्या बात, बहुत बढ़िया विचार आपके हैं। और हमें एक नई परिभाषा मिली समाज सेवा की कि ये सेवा नहीं कर्तव्य है। हम अपना काम करेंगे, अपने आप वो सेवा हो जाती है, और इसे आप सेवा नहीं मानते हैं, एक कर्तव्य मानते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर आपके विचार हैं। और यदि आपने अभी रेडियो धूम ट्यून किया है तो हम आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजू अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था अपने पिताजी का जो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। सर, हमने कहीं पंक्तियां सुनी थी कि कामयाबी किसके हिस्से में कब तक बनी रहती है, हर बड़ी इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इसका जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि जिस परिवार से आप आते हैं वो बहुत बड़ा परिवार, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, तो उसको आगे बढ़ाना ये अपने आप में एक बड़ा काम हो जाता है। जब हम कोई वजन लेके चलते हैं तो वो लेके नहीं चल पाते हैं, और वजन जिम्मेदारियों का और एक जो प्रसिद्धि पाई थी तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया, और जैसा कि हम जानते हैं और देखते आ रहे हैं कि वो प्रयत्न काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और यदि घर में, परिवार में यदि कोई फ्रीडम फाइटर रहते हैं तो कितनी जवाबदेही बन जाती है? पिताजी के फ्रीडम फाइटर होने से, उनके विधायक होने से और उनका एक्टिविस्ट होकर लगातार जनता के लिए आखिरी मोमेंट तक काम करने से हमारे ऊपर मोरल दबाव तो बहुत बनता है जी। हमें हर पल हर समय यह महसूस होता है, डर लगते रहता है कहीं हमारी ओर से ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे कि उनकी छवि धूमिल हो। ऐसा हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है जी। और ये हमारे परिवार के सभी मेंबर पे मैंने महसूस किया है। हर कोई इसमें जूझता है और अपना कार्य करता है और बच के, हर बुराइयों से बच के कार्य करता है। दूसरा, जैसे कहा जाता है कि मछली की बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता वैसे जिस परिवेश में हमारा परिवार रहा है, पिताजी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, और जो मेरे ख्याल से रायगढ़ के बहुतायत लोग यह जानते होंगे उनके कार्यों को कि जिस तरह उन्होंने पर्यावरण के लिए प्रयास किया और मेहनत और फाइट किया है,
सड़कों पे संघर्ष किया है। केलो डैम के लिए जिस तरह सड़कों पे संघर्ष करके केलो डैम को एक मूर्त रूप में देने का प्रयास किया है। ये जो उनके कार्य हैं, ऐसी कार्यों के वजह से कुछ हमारे ऊपर भी स्वाभाविक है आते हैं। उस माहौल में रहने की वजह से हमें यह कार्य और अपने सुकार्य करने का मौका मिलता है, विचार बनते हैं और हर भाई अपने अपने फील्ड में इसको सतत करने का प्रयास करता है, जिसमें एक मैं भी हूँ। जी, बहुत बढ़िया कार्य करते हैं आप। इससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। और यदि हम समाज सेवा की बात करते हैं, जिसे आपने कर्तव्य कहा, कर्तव्य तो है, मगर इसका एक विस्तृत रूप है। अलग अलग क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं, जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, या और भी क्षेत्र होते हैं। तो आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, क्या दायरा है उसका, क्या फील्ड है आपका? मैं कई फील्ड को कवर करने का प्रयास करता हूँ। तब बेसिक तो मेरा रहता है हेल्थ, चिकित्सा ही रहता है। चिकित्सा का व्यापक रूप में मैं डिफरेंट जगह में प्रयास करता हूँ कि लोगों तक अच्छी तरीके से पहुँच सकूँ। जैसे कि मेरा प्रयास रहता है पर्यावरण को भी मैं चिकित्सा से जोड़ता हूँ। पर्यावरण के लिए मेरा प्रयास रहता है कि जो जिस तरह के सभी अंधाधुंध औद्योगिकरण के कारण जो शहर की दुर्गति हुई है, उसका मैं अपने लेवल पे विरोध करके उसे उचित करने का, उसे रोकने का भरपूर प्रयास करते हैं। हेल्थ के हिसाब से यह जानते हुए कि हेल्थ भी छोटे लेवल में, गांव लेवल तक नहीं पहुंचा है जी। 20 से 30 साल पहले जब मैं अपने प्रोफेशन में 30 साल पहले आया था, उस समय भी मैं अपनी मेरी 4-5 मित्रों की टीम थी। हम लोग गांव-गांव जाकर हेल्थ कैंप किया करते थे, उनको अप्रोच करके मदद किया करते थे। यह वह समय था जब हम नाले क्रॉस करके गांव जाते थे। अच्छा। सड़कें नहीं थी, स्कूटर उठा के हमें क्रॉस, कई बार खेतों से क्रॉस करना पड़ता था, पर वहाँ पे जाके हमें जितना आत्मसंतोष मिलता था उसकी मैं आपको कल्पना भी मैं नहीं कर सकेंगे आप, जितना हमें एक बेहतरीन सुकून मिलता था। आज जब हम उसी गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि फराटे से कार चली जाती है, उसी गांव में ब्रिज बने हुए हैं, सब हो जाता है। अब तो बहुत आसान हो गया, मेडिकल अप्रोच भी बहुत आसान हो गई विलेज तक सरकारों के विभिन्न प्रयासों से लंबे समय से। लेकिन हमने उस समय काम किया है जब कि साधन नहीं थे। आज की तारीख में यह महसूस करता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्पज से मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। गांव के हाई स्कूलों में जो 11th, 12th, 10th के बच्चे होते हैं, वहाँ पर विभिन्न उनके प्रिंसिपल के सहयोग से वहाँ पर जाकर मैं अपना एक वर्कशॉप करता हूँ करीब 2-3 घंटे का, जिसमें वहाँ के बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में बताता हूँ। अच्छा। उन्हें उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार आपके आसपास कोई दुर्घटना या कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो मिनिमम किस लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, जिससे कि वो कई परेशानियों से अपने आसपास के लोगों को बचा सकें। सेकंड चीज़ ये है कि मेडिकल के बारे में मिथ ही बहुत हैं। जैसे कई प्रकार के, अब इसमें बहुत डिटेल में बता पाना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई मिथ हैं कि भाई इसके लिए ये नहीं खाना चाहिए, सांप काटे तो क्या करना चाहिए, और इस प्रकार की कई ऐसी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करके पेशेंट को खतरे में ला देती हैं। उसको मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ के लोग सामान्य समझें, जाने, स्टूडेंट्स समझ के अपने गाँव वालों को भी शिक्षित करें और उनको बताएं। आगे मेरी कार्य योजना है कि मैं हर गाँव में जाके 3-3, 4-4 लोगों का वॉलंटियर्स की टीम बनाने का प्रयास करूंगा। वहाँ पर योगा को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे, डाइटरी हैबिट्स उनको सुधरवाने का प्रयास करेंगे, पर्सनल हाइजीन अवेयर करेंगे और साथ में मेडिकल का फर्स्ट एड का उनको बताना। ऐसे करके हर गांव में एक टीम तैयार करेंगे जो अपने गांव वालों को हेल्प करके अच्छी और बेहतर लाइफ देने में मदद करेंगे। इस प्रकार से बाकी और भी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है, कहीं कोई भी किसी प्रकार का होता है, गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा अरेंज करना, इस प्रकार के कार्य जब जहाँ कोई डिमार्केशन नहीं है कि क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, जहाँ जो उचित लगता है, जो जहाँ पे मेरी ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ पे मैं इन्वॉल्व करके अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। जहाँ मैं सक्षम नहीं होता, जो दूसरे सक्षम हैं उनसे मदद मांगता हूँ और उनको दिलवाने का प्रयास करता हूँ। यही मेरी कार्य पद्धति है। बहुत बढ़िया कार्य पद्धति है आपकी, और आपने बताया भी बहुत बढ़िया तरीके से। इससे जो श्रोता सुन रहे होंगे, यदि वो गांव में होंगे, तो उन्हें एक उम्मीद मिलेगी कि आप जैसे लोग हैं जो उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बढ़िया प्रयास है, हम इसकी सराहना करते हैं। आपने पर्यावरण का जिक्र किया। सर, पर्यावरण में यदि हम आते हैं तो देखते हैं रायगढ़ एक इंडस्ट्रियल एरिया है। कहीं ना कहीं नुकसान तो है पर्यावरण को, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स चल रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, आप क्या सोचते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए और आप क्या करते हैं? देखिए, ये तय है, बहुत ही मिसमैनेज
औद्योगिकरण की वजह से रायगढ़ एक बहुत ही पॉल्यूटेड शहर के रूप में आ गया है। अगर आंकड़े देखेंगे तो हम दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। देश के चौथे पांचवें नंबर में रायगढ़ का स्थान आता होगा। और इस प्रदूषण का बेसिक वजह है अंधाधुंध औद्योगिकरण और बेतुका अनप्लान्ड औद्योगिकरण इसका बड़ा फैक्टर है, जिसके लिए उद्योग और प्रशासन दोनों जवाबदार बनते हैं। पर्यावरण जो दूषित हुआ है उसमें केवल उद्योग का दोष देना भी मैं उचित नहीं मानता। यह एक सामूहिक कारण रहा है। इसमें उद्योग भी जवाबदार है, प्रशासन भी जवाबदार है और पब्लिक भी जवाबदार है इस प्रदूषण के लिए। प्रदूषण की अगर मैं व्याख्या करूं तो मेरी नज़र में प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्टिंग से और एक दूसरा उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण। जी। हालांकि ट्रांसपोर्टिंग भी जो बढ़ी है उसकी बेसिक वजह उद्योगी है। और मेरा यह मानना है कि रायगढ़ का प्रदूषण इस स्तर तक जा चुका है कि रायगढ़ में पैदा होने वाला हर बच्चा अपनी जिंदगी के 10 साल इस प्रदूषण को दे दिया है। मतलब उसकी बच्चे की जिंदगी अगर वो 70 साल जीता तो 60 साल जिएगा, 60 साल जीता तो 50 साल जिएगा। 10 साल उसने इस औद्योगिकरण को अपने भेंट कर दिया है। अब ये भी जरूरी है कि देश के विकास के लिए उद्योग जरूरी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। उद्योगों के बिना तो देश का विकास भी नहीं होगा। पर इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए कि नफा और नुकसान, इसमें जब तक सामंजस्य नहीं होगा ये कभी भी उस जगह का भला नहीं हो सकता। औद्योगिकरण के हमने नुकसान ज्यादा झेले हैं, लाभ हमें बहुत ही कम मिला है। इस पे और भी आगे चर्चा करूंगा इस बात पे कि क्या होगा, कैसे होगा। पर पर्यावरण को अगर हमें सुधारना है तो प्रशासन और उद्योग को एक गंभीर मीटिंग करके सलाह करके इन बातों पे विचार करना पड़ेगा, जिसमें जन भागीदारी भी होनी चाहिए। तभी कोई प्लानिंग बनेगी तो इसका हो सकता है। प्रदूषण रोकने के लिए जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है उद्योग के फ्लाई ऐश जो उड़ता है, जो करोड़ों टन के रूप में महीने में जमा होता है और जिसका निस्तार प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये हवा में घुल के सब जगह पड़ता है। इसके निस्तार के लिए उद्योगपति को अपना लाभ छोड़ना पड़ेगा। जब तक उद्योगपति अपना लाभ कम नहीं करेगा और प्रशासन अपना स्वार्थ कम नहीं करेगा, हम इससे उबर नहीं सकेंगे। सरकार की ये ड्यूटी बनती है, प्रोडक्शन होगा तो फ्लाई ऐश भी बनेगा। प्रोडक्शन करने का परमिशन भी प्रशासन ने दिया है उन्हें, तो वो प्रोडक्शन करेगा ही उद्योगपति। उसका बाई प्रोडक्ट फ्लाई ऐश बन रहा है, तो इस सरकार की नैतिक जवाबदारी बनती है कि उस फ्लाई ऐश को डिस्पोजल करने के लिए वो प्लानिंग बताए, ऐसी जगह और प्रोसीजर दे उनको कि कहाँ पे फ्लाई ऐश उनको डंप करना है। और उस पर पब्लिक की जवाबदारी बनती है कि नज़र रखे कि जहाँ पे जो जवाबदारी दी गई है उस पर वह जो उद्योगपति अपनी जवाबदारी से हटे नहीं। पर दुर्भाग्य ये होता है कि प्रशासन ये मान के कि ये उद्योगपति की जवाबदारी हमारी जवाबदारी नहीं है करके चुप बैठ जाता है, अपना स्वार्थ पूर्ति करके। उद्योगपति परेशान रहता है कहाँ फेंकेगा उसको फ्लाई ऐश को, तो इधर उधर चारों तरफ फैलाता है। जबकि हमारे रायगढ़ में इतनी कोल माइंस हैं, कई माइंस डेड हो गई हैं और इतनी बढ़िया उन्हीं से कोयले से ही फ्लाई ऐश बना है। तो आप उस फ्लाई ऐश को उस डंप, अगर उसी माइंस में हम डंप करेंगे तो भी आपका कहीं पर भी 1 ग्राम फ्लाई ऐश इधर से उधर नहीं जाएगा। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर आप बता रहे हैं। और अधिकतर हम देखते हैं कई लोग केवल समस्या पर ध्यान देते हैं, समाधान पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने समस्या भी बताई, उसका समाधान भी बताया, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी रेडियो धूम के श्रोता सुन रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि समस्या कितनी बड़ी है। सर, यदि आम लोग पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहें, इसको संरक्षित करना चाहें, तो वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि उद्योग का पैमाना तो एक बड़ा पैमाना हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि हमें क्या करना, या हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। आम व्यक्ति क्या करे या अपनी बात कहाँ पहुँचाए? बिल्कुल सही बोल रहे राघव जी, आपका ये कहना बहुत उचित और बहुत सही है। देखिए, प्रदूषण होने का मेन कारण एक है वृक्षों की कटाई। जी, वृक्ष जो पेड़ और जो रहते हैं ये प्रदूषण के लिए एक पर्दा का काम करते हैं, जो कि उड़ने वाले प्रदूषण को अपने में समेट के आपको आपके बस्ती तक नहीं आने देते। तो स्वाभाविक है कि वृक्षारोपण एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर उपाय है। पर प्रश्न है कि लाखों पेड़ एक उद्योग काटेगा और हजारों पेड़ आप जोड़ेंगे, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको पेड़ काटने से तो रोकने में आगे आना ही पड़ेगा, यह तो एक अत्यंत आवश्यक है। पर जरूरत के हिसाब से पौधे आपने को लगाने भी पड़ेंगे, वो भी जरूरी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, जो मॉडर्न स्टाइल जो है आजकल की कि फोटो खिंचवाओ पौधा लगाओ, डिफर जो है, अगर प्रशासन
चाहे तो इस वृक्षारोपण के प्रोग्राम को जो हर साल होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पेश किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल जो इसमें जो कमियां हैं मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ वृक्षारोपण जो वर्ल्ड डे होता है, पर्यावरण दिवस होता है, वो 5 जून है जी। 5 जून हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए उचित तारीख नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय मानसून अच्छे से आया नहीं रहता और गर्मी में लगाए हुए पौधे झुलस के मर जाएंगे, होंगे नहीं। तो वर्ल्ड पर्यावरण दिवस के नाम पे 5 जून में भाषण वाषण कर लीजिए जो करना हो, पर मेरा मानना है अपने को वृक्षारोपण का कार्य हरेली के दिन करना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में खास तौर पे जो हरेली एक हमारा छत्तीसगढ़ी का एक त्योहार भी है, और उस समय तक मानसून आ चुका रहता है, मिट्टी गीली हो गई रहती है। उस समय हम अगर पौधे लगाएंगे तो उनके बड़े होने की, पौधे का पेड़ के रूप में आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार और प्रशासन इसमें गंभीरता से विचार करे और ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम वृहत रूप से अपने को हरेली के दिन करना चाहिए। अगर प्रशासन एक अच्छे सोच के साथ इसको कार्य करे तो यह जो 4 पौधे कहीं जंगल में लगा दिए, कहीं पेड़ किनारे लगा दिए, कहीं स्कूल में लगा दिए, ये प्रथा बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई सामाजिक संस्था किसी स्कूल में वृक्षारोपण क्यों करेगी? उस स्कूल का प्रिंसिपल ही अपने स्कूल में वृक्षारोपण कराए, वाह, तो उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। प्रशासन को एक दिन उससे 1 हफ्ते पहले मीटिंग लेके जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं और जो चाहते हैं कि हम वृक्षारोपण करें, उनकी एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए। मीटिंग कॉल करके एक रोड डिसाइड करना चाहिए, एक जगह डिसाइड करनी चाहिए, उसी जगह में सारे के सारे वृक्षारोपण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और थोड़ा सा एक्सटेंसिव बड़ा करके बताना चाह रहा हूँ कि सपोज रायगढ़ से घरघोड़ा एक ऐसी जगह है जिसका 30 से 35 किलोमीटर का दायरा है। 30-35 किलोमीटर के दायरे में मैक्सिमम अगर हम 220 मीटर की दूरी में एक पौधा लगाते हैं तो 1000 पौधे में लगभग पहुंच जाएंगे, और 2000 पौधे लगे तो दोनों तरफ हो जाएंगे। और अगर वो पौधे होंगे तो जो पर्यावरण को जो डैमेज करने के लिए जो डस्ट आता है वो उसी एरिया में आता है, वो पौधे उसे ब्लॉक कर लेंगे। सारे एनजीओस को सरकार ये जवाबदारी दे कि जिन्हें भी चाहे 2 पौधे लगाने हो, 10 लगाने हो, 15 लगाने हो, इसी रोड में लगाएंगे। क्या बात। तो अगर ये सारे पौधे इसी रोड में लगेंगे, एक कोई भी रोड फिक्स कर ले, मतलब मैं पर्टिकुलर रायगढ़ घरघोड़ा नहीं बोलना चाहता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहां पे लगाएंगे तो 2 साल के अंदर उस रोड के दोनों ओर बृहद पेड़ डेवलप हो जाएंगे। 4, 5, 7, 8 साल में मान के चलिए बड़े बड़े फलदार वृक्ष भी, बड़े बड़े अच्छे जो पौधे, जो एक्सपर्ट लोग हैं जो पौधा बताएंगे वहां पे बन जाएंगे। उस पौधे के बनने से आगे के टाइम में लगातार वहां पे पर्यावरण से हम बचेंगे। जो साउंड भी रहता है व्हीकल्स के आने का, उसमें भी वो आड़ के काम करते हैं जी, डस्ट के लिए भी काम करेंगे, और वातावरण उस प्रदूषण को शहर तक या गांव तक नहीं पहुंचने देंगे। बिल्कुल, हम कह सकते हैं काम एक फायदे अनेक, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सरकार को इसमें ये प्रयास करना चाहिए, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय को या जो भी आने वाले भी कलेक्टर महोदय हो, कि ऐसे एक रोड को पकड़े, वहाँ पे वृक्षारोपण कराएं और उस वृक्षों में उन्हीं का नाम दें और उसकी हिफाजत वो करेंगे, पानी की सुविधा, उसकी सुरक्षा करेंगे और उसे बड़ा एक अच्छे वृक्ष के रूप में तक उसकी सेवा करेंगे। तो उनका नाम भी होगा, उनको सेटिस्फेक्शन भी होगा, पब्लिक का भी काम होगा, जन सेवा भी होगी। और इस प्रकार से एक हर तरफ अगर मान लो अपन हर रोड तरफ इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा रूप, आज नहीं तो 10 साल के बाद वृक्षारोपण का अच्छा रूप उभरेगा। बहुत बढ़िया तरीके से सर आप बता रहे हैं। और जैसा कि पिछली बार भी हमने कहा था कि केवल आप समस्या पर ध्यान नहीं देते, उसके समाधान पर भी ध्यान देते हैं। और आपकी इन बातों से इस बार भी हमें पता चल रहा है कि वृक्षारोपण जो समस्या है और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, आपने बाखूबी बहुत बढ़िया तरीके से बताया। इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और जो संस्था के लोग भी हमें सुन पा रहे होंगे उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें आगे काम कैसा करना है। और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपने मजदूरों का जिक्र कर दिया है। तो हर तबका कुछ ना कुछ करना चाहता है मगर कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं कर पाता। जैसे आप गाँव जाते हैं, वहाँ के लोगों को बताते हैं, तो यदि कोई एक आम नागरिक वो जुड़ना चाहे, हम उसको कर्तव्य कह सकते हैं। मैं अपने आप को यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, जिसे मैं पहले समाज सेवा मान रहा था, वो कर्तव्य है। तो यदि वो कर्तव्य अपना करना चाहें और वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करके और बड़ा रूप करना चाहे, तो उनको आप कौन सा आइडिया देना चाहेंगे ताकि वो ऐसा कार्य कर सकें?
मेरा मानना है कि हर व्यक्ति अपने चारों तरफ अगर नज़र उठा के देखेगा तो थोड़ा न थोड़ा करने के लिए उसके पास सब जगह है। कर्तव्य में वो अपने घर से देखेगा तो अपने माता पिताजी की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, यह भी एक सेवा है और कर्तव्य की पूर्ति है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो मोहल्ले की साफ सफाई में योगदान देना, लोगों को समझाना हाइजीन कैसे रहना है, साफ सफाई कैसे करना है, यह भी एक अपने आप में अपनी ड्यूटी पूरी करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अगर मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अगर कोई गरीब बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं है, उसे अगर आप उसकी तकलीफ़ों का 5-10% भी भरपाई कर पाते हैं, उन्हें सुविधा दे पाते हैं, तो यह भी आपकी सेवा हो गई। आप हर फील्ड में आगे जाते हैं, कोई बुज़ुर्ग किसी चीज़ से परेशान है, रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसे कहीं तक पहुंचना है और आपके पास स्कूटर या व्हीकल है और उसे आप उनके गंतव्य तक आप उसे पहुंचा देते हैं, तो यह भी हो गई, जिसमें आपका समय नहीं लगना। आपका समय नहीं लगना, आपके पैसे खर्च नहीं होने, सिर्फ आपकी नियत मन होगा तो आप ये हर जगह कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है और लगातार कर सकता है। इसके लिए कोई खास प्लानिंग योजना की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं और कह सकते हैं कि केवल नियत होनी चाहिए लोगों की मदद करने के लिए और हर व्यक्ति मदद कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो बड़ी संस्था में नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम क्या लोगों की मदद करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं पैसे से मदद करना ही मदद नहीं है, किसी भी प्रकार की मदद करना वो भी एक प्रकार की सेवा है। सर, आपने जिक्र किया हाइजीन का, तो अधिकतर बहुत सारे लोग मेंटेन करते हैं मगर कुछ कुछ छोटी मोटी बातें रहती हैं जो अधिकतर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाइजीन के बारे में तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिर्फ गंदगी से दूर रहना। देखिए, जो हाइजीन हम ध्यान देते हैं, अपना साबुन से हाथ धो लिए, दूसरे एंटीसेप्टिक से हाथ धो लेना, अपना पर्सनल क्लीनिंग रखना, यही हाइजीन नहीं है। इसके अलावा हाइजीन जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, जो स्पेशली अपने देश में जो रूरल क्लास में जो मिस होता है, वो है रसोई घर की हाइजीन। रसोई घर की हाइजीन प्रॉपर न रखने की वजह से वो पूरे परिवार को तकलीफ देती है। जैसे अब रसोई घर में सबसे महत्वपूर्ण हो गया पानी। पानी को अगर आपने उबाल के नहीं लिया है तो वह कंटामिनेटेड हो जाता है। अपने यहाँ पानी की कितनी समस्या है आप और हम सब जानते हैं। तो उससे उबरने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको उबालिए और उबाल के लेंगे तो आपको कई परेशानियों से बच जाएंगे। दूसरा, आपका सब्जी को अगर बिना अच्छे से धोए आपने उपयोग किया तो वो आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। बर्तन क्लीनिंग करना, साफ सफाई रखना, बर्तन को साफ जगह में रखना। अपने यहाँ जनरली कॉकरोच बहुत बहुतायत मात्रा में आ जाते हैं जी, और मक्खियाँ और बहुतायत मात्रा में आ जाती हैं। वो खाने को और इन बर्तनों को सबको गंदा करती हैं, जो आपके पर्सनल हेल्थ में नुकसान देती हैं। इस प्रकार से इसका ध्यान रखना कि हम साफ सुथरे बर्तन यूज़ करें, धुले हुए बर्तन यूज़ करें, ड्राई बर्तन यूज़ करें, कॉकरोच और मक्खी के अप्रोच से दूर रखें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं हाइजीन की। साफ सफाई, जो आपके घर के नालियों के आसपास की साफ़ सफाई हो, कहीं पानी जमा नहीं हो। पानी जमा नहीं होगा, साफ़ सफाई होगी तो कई प्रकार के मच्छरों की बीमारी से, मलेरिया, डेंगू फीवर से आप बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा जी। आपके टॉयलेट के साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर आपके टॉयलेट साफ़ सुथरे रहते हैं, आपका पर्सनल हाइजीन रहता है, तो आप कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि आप मुक्त हो सकते हैं और बच सकते हैं। इस हाइजीन का स्तर घर से शुरू करिए, अपने आप से, घर से, किचन से, टॉयलेट से, आगे आके फिर अपने गांव में, गली में साफ सुथरा हो, इसका ध्यान रखिए। ये एक हाइजीन का बेस्ट तरीका है। बहुत बढ़िया तरीके से आप बताए हैं और ये बातें सभी जानते हैं मगर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा लगता है थोड़े से में क्या होगा, मगर कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जो हाइजीन की हम कमी देखते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, उसी से बड़ी बीमारियां बनती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अगला सवाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं आपसे कि जब भी आप लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं या अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? कोई ऐसी चुनौतियाँ नहीं आती खास। हमारी नियत करना है, हमारा ईगो नहीं है। हमें अगर मान लो अपने ईगो में नहीं रहना है। देखिए साहब, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक सक्षम हूँ, मैं सामने जा रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ, अगर उसको मैं अपने लेवल का मान के चलूंगा कि मैं वही उम्मीद करूंगा कि वो भी मेरे साथ एडिकेट से पेश आए, मेरे साथ तहजीब से बात करे, तो वो संभव नहीं है। उसका और मेरा स्तर अलग है।
ये मैं जब स्वीकार कर लूँगा कि भाई वो अपने स्तर की बात करेगा, अपने ढंग से बात करेगा, अगर मुझे उसे कुछ चीज़ समझाना है तो जो इसका माइंड फ्रेम बना हुआ है वो वही बात करेगा, मेरे अनुसार बात नहीं करेगा तो मेरे को कोई चुनौती नहीं है, उसके अनुसार ही मैं उसे समझाऊंगा। यह मान करके इसका लेवल ये है और उसे सुधार कर, समझा कर, उसका वर्क करके मुझे उसका स्तर उठा के मेरे स्तर तक लाना है, ये मेरा प्रयास होगा। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि पहले आप उनके स्तर तक उतरते हैं, फिर उनको अपने स्तर तक लाते हैं। जी सर, बिल्कुल। बहुत तभी बढ़िया मैं प्रयास है आपका। सफल हो पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और सर, आपने ईगो की बात कही। अधिकतर हम सुनते हैं सरल होना बहुत कठिन है, और आपसे बात करके पता चल रहा है कि ये कठिन काम आप कर पाए हैं। ईगो की आपने बात की, जैसा कि हम जानते हैं और लगभग आज तक हमें कहीं से सुनने को नहीं मिला कि आपके अंदर किसी प्रकार का ईगो है। चाहे नॉर्मल व्यक्ति भी आपसे जाके यदि मिलते हैं तो आप सहजता से उनसे मिलते हैं, बड़े व्यक्ति मिलते हैं तो सहजता से मिलते हैं, तो ये कर कैसे पाते हैं? चूंकि मैं सरल हूँ, मुझे मेरा कोई अहम नहीं है, और सबसे बड़ा कारण है हमारे पिताजी की देन जी। हमारे पिताजी बहुत सहज सरल थे, उन्हें कभी किसी प्रकार का, इतने बड़ी पोस्ट में होने के बाद भी कभी किसी प्रकार का अहम नहीं हुआ जी। और वही स्वाभाविक है, जिस वातावरण में पलेंगे रहेंगे उसी में रहना है। चलिए, और बहुत बढ़िया संस्कार हैं और आपसे कई लोगों को प्रेरणा मिलती है, और जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, सहजता रूप से बता रहे हैं, और सबसे बड़ा काम है ईगो को ना आने देना, और जो आप बाखूबी करके बताए हैं। और डॉक्टर साहब आपको बोला हूँ इस वजह से क्योंकि अगला जो प्रश्न है, सवाल है, ये इसी से मिलता जुलता है। सवाल ये है कि हम सभी जानते हैं चिकित्सा एक सेवा है और कहीं ना कहीं ये व्यवसाय बनता जा रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि चिकित्सा एक महत्वपूर्ण सेवा है जो धीरे धीरे व्यावसायिक रूप अपना लेता जा रहा है। पर सर, इसके कई फैक्टर हैं। इसके लिए केवल डॉक्टर मेरे ख्याल से 10-20% ही रिस्पॉन्सिबल है। हालात, पब्लिक, सरकार इसके लिए सबसे बड़ी जवाबदार है। अच्छा। जिस समय मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके रायगढ़ में प्रैक्टिस करने आया था तो मुझे अच्छे से याद है, एक छोटी सी टेबल, 2 चेयर, एक मेरे लिए, एक मरीज के लिए, एक बेंच मरीज के बैठने के लिए, एक स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, कागज और पेन, इससे मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और अपना जीवन यापन कर रहा था। मैंने अपने कैरियर में मेडिकल कॉलेज में 25 रुपए महीने की मात्र फीस दी है, 250 रुपए साल के। हॉस्टल का मेरा लगता था 300 रुपए साल का। मतलब सोचिए 1000 रुपए के अंदर सरकारी को मैंने पेमेंट करके पूरे मेरे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली पर ईयर के हिसाब से। जबकि मेरे डॉक्टर बनने में सरकार के कम से कम लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। तो मेरे पर एक बंधन था, एक मोरल बंधन था, मेरे दिमाग पे एक बोझ था और एक जवाबदारी थी। चूंकि मैं जो सरकारी इस कॉलेज से पढ़ के आया हूँ और बिना खर्च के पढ़ा हूँ, तो मैं पब्लिक को वह दूंगा। और हमारे समय के अक्सर सारे डॉक्टर की मेंटलिटी रहती थी कि वो पब्लिक को सर्विस देते थे, पैसे के पीछे नहीं भागते थे और वास्तव में सेवा कार्य था। समय ने करवट ली, इसको व्यावसायिकरण किया। जिस मेडिकल कॉलेज में मोर देन 1 करोड़ रुपीस एक डॉक्टर को बनने में उस स्टूडेंट का खर्चा होता है, उनको लगता है कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है तो इसका कहीं ना कहीं इजाफा होना चाहिए। एक दूसरी बात है, एक फैक्टर, आज भी एक डॉक्टर अगर आता है उसे एक क्लिनिक स्टार्ट करनी रहती है। देखिए, मैं अपने जमाने की बात बताया, मेरे को किसी से कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं कहना, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने जगह में लिया, बैठा और मैंने काम चालू कर दिया। आज अगर किसी एक स्टूडेंट को एक छोटी सी क्लिनिक बनानी हो तो कम से कम 10 से 15 सरकारी विभागों की उसे एनओसी लेनी होगी, सिर्फ क्लिनिक बनाने में। हॉस्पिटल की नहीं बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में तो नहीं मालूम क्या लेना पड़ता है। हरासमेंट, डिलेड होना, इन सब से गुजरते हुए जाके उसे परमिशन मिलता है, तब जाकर वो एक छोटी सी क्लिनिक बना पाता है। बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि आजकल इसे उद्योग समझकर नॉन प्रोफेशनल पर्संस, उद्योगपति, ऐसे जो हॉस्पिटल हैं, इनके मालिक कौन है? इनके मालिक इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जब उसको बनाते हैं और डॉक्टर को नौकरी देते हैं, हायर करते हैं, तो उद्योगपति तो कमाने के लिए लगाया है, तो उस हॉस्पिटल से कमाना है उसे। डॉक्टर तो अगर एक, देखिए अंतर समझिएगा जी,
अगर कोई एक हॉस्पिटल को एक डॉक्टर ने स्टार्ट किया और डॉक्टर उसका मालिक है तो कहीं ना कहीं समाज सेवा का एक पुट उसमें मिलेगा। अगर कोई मरीज के पास एक्स पैसा लेना है, उसके पास वाई पैसा है, तो डॉक्टर वाई पैसे में ही काम कर देगा, इतना मान्यता रखेगा, जरूर रखेगा। लेकिन यहीं पर अगर एक हॉस्पिटल उद्योगपति का है, बिजनेसमैन का है, तो एक्स से 0.1 पैसा भी वो कम नहीं करेगा, उसे बिजनेस के हिसाब से करेगा। ये अंतर आया है, यह अंतर आया है समय के साथ में कि इसका व्यावसायिकरण कर दिया गया है और इसने अपनी सेवा की जो भावना थी उसमें क्रमशः गिरावट आते जा रही है, जिसके लिए डॉक्टर रत्ती भर भी जवाबदार नहीं मानता। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर आप बता रहे हैं और हमें भी कहीं हद तक जानने को मिला है कि इसकी मूल वजह क्या हो सकती है। और सर आगे हम आपसे और भी जानेंगे, एक गाना जानना चाहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया चलिए सर, फिर मैं आपको एक गाना बताता हूँ। आपने मेडिकल प्रोफेशन की बात करी तो यह सोच कर कि चलिए पुरानी बातें भूलेंगे, नई बातें याद करेंगे, हम फिर अच्छा काम करेंगे, फिर सेवा की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युग में हम करें, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो दोस्तों छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और हम आपको बता दें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजू अग्रवाल। आपसे हम बात कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं और आप सभी विषयों पर बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी दे रहे हैं। सर बात करते करते आपसे समय कब निकला पता ही नहीं चला। और रेडियो धूम के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, जिनमें स्टूडेंट भी आते हैं जो तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की या किसी भी क्षेत्र में जाने की, एक युवा वर्ग जो परेशान है कि मैं क्या करूं, और एक ऐसा वर्ग जो सोच लिया है कि मेरा तो हो गया, मेरे को कुछ नहीं करना है। तीनों से आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए रेडियो धूम की तरह से मैं अपने श्रोताओं को कुछ बातें बोलना चाहूँगा। स्टूडेंट को यह बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। जीवन में सफलता का मूल सार, मूल मंत्र है एजुकेशन और मेहनत। उससे दूर ना भागें, उसे जरूर पूरा पढ़िए, करिए और आगे बढ़िए। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। युवा वर्ग से मैं कहना चाहूँगा, जो एक बहुत बड़ी बात है बेरोजगारी जो अपनी समस्या है, उस बेरोजगारी की समस्या का मूल कारण है कि हर युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ सरकारी नौकरी पूरी नौकरियों का मात्र 5% है। तो आप यह मत सोचिए कि सरकारी नौकरी ही जरूरी है। आप अपने आप को इस रूप में ढालिए कि सरकारी नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो रोजगार की कमी हिंदुस्तान में नहीं है। अगर आपने सरकारी नौकरी के पीछे न भागा, अपने आप को संयमित करके दूसरे जॉब में भी जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको नौकरियां भी मिलेंगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दूसरा, जो बुजुर्ग है जिन्हें कुछ भी लगता है कि अब हमारा कंप्लीट हो गया, हमें कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। जिंदगी और कार्य कभी भी कंप्लीट नहीं होते, वो हमेशा बचे रहते हैं। सिर्फ एक ही बार काम रुकते हैं जब आप नहीं रहते, नहीं तो लगातार आपको काम करना है। आपके आसपास बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको आप करके समाज को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आपने कब पैदा हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, यह बिल्कुल महत्वहीन है। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो आपने समाज को क्या दिया है। क्या बात। जब आप जाएं तो यह तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने समाज को इतना दिया है कि मेरे अपने होने का एहसास मुझे है और मैं सफल हुआ हूँ। कि एक अपना अस्तित्व जमाने को बता के, अपना अस्तित्व समाज को दे के बता के मैं जा रहा हूँ, यह तसल्ली होनी चाहिए। तो आपके पास करने के लिए बहुत है, आप करिए, इसी लाइन में करिए, लोगों के लिए अच्छे कार्य करिए, लोगों के लिए दिशा निर्देश बनिए, उन्हें गाइड बनिए, उनके सोशल वर्क करिए। उतना ही करिए जितना आप कर सकते हो, कोई दिमाग में बर्डन मत मानिए। एक रिलैक्सेशन के हिसाब से जो आप फील करें उसे करते जाइए, तो आपके पास बहुत काम है। बहुत बढ़िया तरीके से सर आप बता रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिल रही है। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जब कोई मरीज आपके पास जाता होगा तो आपकी बातें सुनकर, आपसे बात करके उसकी आधी बीमारी तो गायब हो जाती है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके अंदर से। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर रेडियो धूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे लोग सुन पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। हम आपको देख रहे हैं, श्रोता तो देख नहीं रहे हैं, कई लोग आपको जानते हैं। सर आप बहुत फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, इसका क्या राज है? मैं खुश रहता हूँ, दिमाग में टेंशन नहीं रखता, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों का अपने जो कार्य कर सकता हूँ, अपने कर्तव्य करने के मैं लगा रहता हूँ, तो मुझे बहुत ही आत्मसंतोष मिलता है। और यह आत्मसंतोष मेरा अपनी सेहत का राज है जी। और ये भी कह सकते हैं आप व्यस्त रहते हैं इसलिए मस्त रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा?
बहुत 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 अच्छा लगा। आज मैं अपने आप को इतना हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सी बातें जो मेरे मन में थी, जी। विभिन्न फील्ड की जो बातें थी, मैं बोला हूँ और ये आप श्रोताओं तक आप पहुँचाएंगे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अपनी खुशी मैं शब्दों में जाहिर करने में असमर्थ हूँ। देख सकते नहीं क्योंकि अपन सुनने की चीज़ है रेडियो, लेकिन ये मान के चलिए इतना मेरे पास शब्द नहीं है इस खुशी को इजहार करने के लिए, जितना अच्छा मुझे लगा है यहाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ, आपने अपने जीवन का केवल 1% हमें बताया है, 99% हो सकता है इससे ज़्यादा भी बचा है। तो हम इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं कि अगली बार हम आपको फिर आमंत्रित करेंगे और आपसे और भी विषयों पर जानकारी लेंगे, क्योंकि आपके पास जानकारियों का समुद्र है, हम ऐसा कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय रेडियो धूम 89.6 में देने के लिए। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर राजू अग्रवाल। आपने हमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, समस्या भी बताई, समाधान भी बताया। हमें तो बहुत आनंद आया आपसे बात करके। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। और जाते जाते हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम के प्रस्तुत करते थे रमाशंकर शुक्ला। नमस्कार।